हेलो बच्चों, देखो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था। जो आर्टिकल हमने निकाला था, जो मैंने आपको बताया था, वो आर्टिकल का टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यही आर्टिकल हमने क्या करा था, पिछली वीडियो में करा था। मैं आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों ने वो आर्टिकल करा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि किसी भी बच्चे ने मेरे पास ये तो मैसेज नहीं करा है कि सर समझ में नहीं आया। तो जब समझ में नहीं, ये मैसेज नहीं आया कि समझ में नहीं आया, तो फिर बाकी सबके समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, खैर फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आई हो उस आर्टिकल में, पिछले जो भी हमने करे हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आज मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए अगला आर्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। अगले आर्टिकल में मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही लिख के रख ली हैं। देखिए, अगले आर्टिकल की हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। क्या नाम है इसका? निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज़ और बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकाल के दिखाऊंगा। पहले ये आर्टिकल समझ लीजिए। तो आर्टिकल की हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, पिछले तीनों आर्टिकल में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाली है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? ई होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, ये ई लिखा हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर किसी की कंडीशन अलग है। अगर केवल ये लिखा आता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो उसका आर्टिकल अलग है। अगर लिखा आता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो उसका आर्टिकल अलग है। और अब जो अगर आता है लिखा हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो उसका आर्टिकल अलग है। तीनों कंडीशनें अलग अलग हैं। सबसे पहले मैंने चित्र बनाकर रख लिया है, तो आप चित्र पर ध्यान दें थोड़ा। देखो, जहाँ जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रख लेना क्या है। देखो भाई, ये दो बिंदु हैं, एक है आपका ए, एक है आपका बी। ठीक है, तो ये दो बिंदु, एक ए पर क्या है माइनस क्यू आवेश है, बी पर क्या है प्लस क्यू आवेश है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो क्या है बच्चों? 2l है। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l हो गई। अब इसका मध्य बिंदु जो है ना, ए और बी का, वो मैंने मान लिया क्या है? ओ है। तो ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है बच्चों? पी स्थित। ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित। दोबारा बता रहा हूँ, दो बिंदु ए बी हैं। ए पे माइनस क्यू आवेश है, बी पे प्लस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी 2l है। और इन दोनों के बीच, ए बी के बीच जो है, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। देखो, ये ऐसा करके ए और बी माना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 2l मानी है। तो बीच में मैंने बिंदु ओ मान लिया है। तो ओ से मैंने आर दूरी पर एक बिंदु क्या माना है? पी मान लिया है। तो देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बिंदु पी। अब देखो, ये एक काल्पनिक रेखा खींच ली, मतलब मैंने ए से क्या कर दिया? पी को मिला दिया, और बी से भी क्या कर दिया? मैंने पी को मिला दिया। तो ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, अंडर रूट लगा हुआ है, ये अंडर रूट में आपका लिख रहा है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है अंडर रूट में l² प्लस r²। ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये अंडर रूट में आपका l² प्लस r²। ठीक है, तो दोनों जगह ये l² प्लस r² लिख दिया है बच्चों। ठीक है, ये आया कैसे है निकल के, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, वो आप समझने की कोशिश करना। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ी होगी बच्चों आप लोगों ने? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे बिंदु क्या है आपका? ओ है। यहाँ पे क्या है आपका? पी है। यहाँ पे आपका ए है। अभी मैं एक तरफ की कंडीशन बता रहा हूँ। तो मैंने अभी हमने क्या मानी? ये दूरी तो है r, ये दूरी क्या है? l। तो बच्चों, ये लंब है आपका, ये आधार है, और ये कण है। तो आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं मार्कर से लिखता हूँ। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण हमें नहीं पता, कण ऐसे ही रहेगा। लंब कितना है बच्चों? r है, और आधार क्या है? l है। तो जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाता है? अंडर रूट। तो निकल के आ गया, ये कण बाहर निकल के आ गया अंडर रूट में r² प्लस l², या फिर l² प्लस r²। तो इधर का पार्ट ये आया। जब इधर का ये है, तो इधर का भी क्या होगा? यही होगा। तो आप कह सकते हो कि माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी भी उतनी ही है,
और प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी भी उतनी ही है, यानी कि दोनों आवेशों से पी तक की दूरी जो है वो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही है। ठीक है, ये बात आप समझ लेना, इतनी बात दिमाग में बैठा लो बच्चों, क्योंकि अगर ये आर्टिकल आपके यहाँ से समझ में नहीं आया तो आगे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ पूरी चीज़। देखिए, दो आवेश हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l है। जब 2l है तो 2l को आधा करेंगे तो 1l इधर बचा, 1l इधर बचा। मैंने बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लिया है P। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये वाली लाइन खींच मिला ली और ये लाइन मिला ली, यानी ये A से P को मिला लिया और B से P को मिला लिया। तो त्रिभुज के हिसाब से अगर तुम देखो तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भाई ये लंब है और ये आधार है, तो मैंने निकाल के दिखा दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें नहीं पता, लंब पता है r है और भाई आधार पता है l है, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है सेम है, क्योंकि दोनों दूरियाँ क्या हैं बराबर। तो आप कह सकते हो भाई माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी और प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी क्या है समान है, यानी कि अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हैं। ठीक है, या फिर अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, अब आप एक चित्र आपको इधर ये बना हुआ दिख रहा होगा, मैं दोनों चित्रों के फोटो खींचकर भेज दूंगा। तो ये इतना पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, देखो ये वाला चित्र है, इस वाले चित्र का जो ऊपर का पार्ट है ना, ये मैंने यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने इधर को बना लिया है। ठीक है, तो जब मैंने इधर को बना लिया है तो आपको दिख रहे होंगे, देखो भाई ये यहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो जाएंगी, एक माइनस क्यू के कारण एक प्लस क्यू के कारण। तो हमने क्या कर लिया, देखो दो हैं, एक आपको दिख रही होगी ये E1 हो गई और ये हो गई हमारी E2, दूरी तो आपको पता चली गई। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखो सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि ये जो है ना, देखो E1 और E2 ये क्या है, एक माइनस क्यू के कारण है और एक प्लस क्यू के कारण, और निकालनी क्या है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E, जैसे पिछले आर्टिकल में हमने करा था। तो पहले देखो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। थ्योरी में आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ आपको थ्योरी में लिखना है बच्चों, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोबारा बता रहा हूँ, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। देखो इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, यह द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। यह द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, इसे तो आप ध्यान रख लेना। आगे लिखना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोबारा लिखेंगे कि भाई द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हो गई आपकी आर्टिकल की थ्योरी। अब मैं इस आर्टिकल को करने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों। देखो एक बात आप ध्यान रखना बच्चों, ये मैंने बताया कि भाई माइनस क्यू से P तक की दूरी और प्लस क्यू से P तक की दूरी दोनों सेम है, लेकिन ये जो है ना आपका P पे, ये दो घटकों में विभाजित हो गए हैं। E1 व E2 के मान क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, E1 और E2 के मान क्या हैं, बराबर, क्योंकि एक माइनस क्यू के कारण एक प्लस क्यू के कारण। जब दूरी बराबर है तो इनके मान भी क्या हैं, बराबर हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, E1 व E2 को ये जो AB है ना, इसके ये AB के अकॉर्डिंग दो उसमें बांट दिया गया। किसमें, AB को दो घटकों में बांट दिया गया है, एक लंबवत घटक है और एक समांतर घटक है। देखो शायद ये वाली बात अगर समझ में नहीं आई मैं दोबारा बता देता। थ्योरी आप लिख लेना क्या था, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ बच्चों। देखो एक शॉर्ट सी बात में मैं आपको निपटाता हूँ। देखो बच्चों, ये AB है, इसे दो घटकों में बांटा गया है, एक है लंबवत घटक, एक है समांतर घटक। ठीक है, लंबवत घटक और एक है समांतर घटक।
तो ये जो E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा है, ये हो गए हमारे लंबवत घटक। कैसे घटक हो गए? लंबवत घटक। और इधर E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा जो बचेंगे, ये और ये कॉस थीटा लगा लेना साथ में चाहो तो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा जो बचेंगे वो हो गए हमारे बच्चों समांतर घटक। और ये एक ही दशा में है, एक ही दिशा में है, तो ये जो समांतर घटक है ना, ये विपरीत दिशाओं में है। और ये इनकी ये क्या है, दोनों समान है। देखो ये दो डंडे बनना है, यानी कि ये दोनों क्या है, समान, और ये दोनों क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि विपरीत दिशाओं में, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। और ये E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा ये हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आप बच्चों थोड़ा इतनी बात ध्यान रख लेना कि भाई दो घटक होते हैं, दो घटकों में विभाजित करा गया, लंबवत और समांतर घटक। लंबवत घटक हैं हमारे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं बचेगा। जो समांतर घटक हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, आपको शायद दिख रहा हो, तो नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाली बात। ये लिखा हुआ है E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये कहने का मेरा मतलब है बच्चों। ठीक है, मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट दिशा में, और ये बचे रहेंगे। तो टोटल जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो क्या होगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो भाई यहाँ पे E1 कॉस थीटा है, यहाँ E2 कॉस थीटा, तो E1 E2 की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए। तो E1 E2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, वही लाइन लिखनी है, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है। -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई -1 हो गया -Q आवेश के कारण E1 और +Q आवेश के कारण E2। तो क्या होगा बच्चों, E1 बराबर, फॉर्मूला क्या बताया था कल मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K परावैद्युतांक है तो K लगा दो यहाँ पे। ऊपर क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, अब दूरी मैंने आपको निकाल के बताई है। देखो दूरी क्या है, अंडर रूट में r² प्लस l²। तो दूरी क्या लगाएंगे, अंडर रूट में r² प्लस l²। और मैंने आपको बताया था होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला दोबारा लिख के बता रहा हूँ, क्या था फॉर्मूला हमारा, बताओ क्या आया था फॉर्मूला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यही तो था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो जब यहाँ पे स्क्वायर है, उस स्क्वायर की वजह से मुझे यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ा, स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट आपका कट जाता है। तो बच्चों E1 की वैल्यू आपकी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² प्लस l²। ये आएगी आपकी बच्चों E1 की वैल्यू। जब E1 की वैल्यू ये आई है बच्चों, तो -Q आवेश से भी उतनी दूरी है, +Q आवेश से भी इतनी दूरी है। तो E1 की वैल्यू जब ये आई है बच्चों ये, तो E2 की वैल्यू भी यही आएगी। चाहो तो आप पहले क्या लाइन लिखोगे, दूसरे पेज पे मैं कर रहा हूँ, आप लाइन लिख सकते हो कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से भाई, अब भाई E1 ले लिया तो E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे Q, क्योंकि -Q प्लस Q से दूरी समान है, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, अंडर रूट में r² प्लस l²। यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि E2 की वैल्यू जो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/ क्या हो जाएगा बच्चों, r² प्लस l²। तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आई, नहीं आई, E1 की वैल्यू भी वही आई और E2 की वैल्यू भी आपकी बच्चों वही आई है। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा था। अब आपको करना क्या है बच्चों, हमें क्या निकालनी है, टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे परिणामी वैद्युत, ये मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताई थी मैंने, E बराबर क्या लेंगे बच्चों, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा।
ठीक है। अब मेरे शब्दों पे और थोड़ा राइटिंग पे ध्यान रखना हो, क्योंकि अब आर्टिकल थोड़ा लंबा होने जा रहा है और मैं छोटा छोटा लिखूँगा थोड़ा। तो बच्चों देखो ई ऐसे ही रहा, ये E1 है। अब E1 की वैल्यू आपको पता है, E1 की वैल्यू देखो क्या है, E1 की वैल्यू आप लोगों को दिख रही है, ये आई है E1 की वैल्यू निकल के, कौन सी, ये वाली E1 की वैल्यू है। तो E1 की जगह लगा दो ये, तो मैं E1 की जगह लिखूँगा 1/4πε0 के Q/R² + L²। और ये जो cos थीटा है इसे ऐसे ही रहने दो प्लस, ठीक है। E2 की वैल्यू लगाओ, E2 की वैल्यू भी आपके यही निकल के आई है 1/4πε0 के क्या Q/R² + L²। और ये वाला जो cos थीटा है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ देखो आप लोग, ठीक है, देखिए जरा बीच में प्लस का निशान है, जोड़ेंगे दोनों को, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए बस, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, जब मैं इन्हें जोड़ूंगा, कैसे जोड़ेंगे देखो, 1/4πε0 के 1/4πε0 के सेम है, कॉमन है। ये भी क्या है, दोनों में है Q/R² + L², Q/R² + L² कॉमन है। cos थीटा यानी कि ये वाला पार्ट पूरा ही सेम है, कॉमन है, तो मैं पूरा कॉमन ले लेता हूँ 1/4πε0 के Q/R² + L², ठीक है। पूरा कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचा, और हाँ cos थीटा भी कॉमन ले लिया, मतलब पूरा पार्ट कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ कुछ बचा, पूरा कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा तो 1 प्लस, यहाँ कुछ बचा, नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1। तो मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 के Q/ और ये R² + L², एक और एक 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे लिखने में, एक और एक 2 cos थीटा के साथ लिख लिया 2, तो 2 cos थीटा। अब आपको एक चीज़ और ये करनी है, देखो 1/4πε0 के ऐसे ही लिया, Q/R² + L² ऐसे ही लिया, 2 ऐसे ही लिया। बच्चों ये जो cos थीटा है ना, ये यहाँ से ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करेंगे, cos थीटा का मान लगाओ निकाल के। तो आप लोगों ने शायद कभी हाई स्कूल में पढ़ा हो, मैं इधर बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कि भाई cos थीटा बराबर होता है बच्चों आपका आधार बटे कण। कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रख लेना, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। अब जरा हम आते हैं चित्र पर, देखो ये दिख रहा है आपको, देखो आधार क्या है L, मैंने आपको निकाल कर बताया था ना, आधार क्या है L और कण क्या है √में L² + R²। इधर भी आधार क्या है L और कण क्या है √में R² + L², ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, cos थीटा बराबर, देखो बच्चों आधार की जगह मैं क्या लिखूंगा L, और कण की जगह मैं क्या लिखूंगा √में R² + L²। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई cos थीटा की वैल्यू हो गई L/√में R² + L²। तो मैं cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दूंगा बच्चों, लगा दूंगा। cos थीटा की वैल्यू मैं क्या लगाऊंगा, cos थीटा की जगह मैं लिखूंगा L/√में R² + L²। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ कोई घात नहीं है तो एक घात है, कहीं पर अगर मान लो कहीं पर भी कोई घात नहीं है, जैसे मान लो ये x लिख रहा है, कोई घात नहीं तो 1 तो है ही, तो कहीं पर कोई घात नहीं होती तो क्या मान लेते 1। और एक चीज़ और, अगर मान लो √x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मान लो √x लिखा हुआ है, मुझे यहाँ से √ हटाना है, तो बच्चों √ को हम क्या मानते हैं कि भाई √ की जगह क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। यानी कि कहीं पर भी अगर √ लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ पर घात कितनी लग रही है, 1/2। जैसे 2, या तो आप √ में 2 लिख लो, या आप 2 की घात 1/2 लिख लो, बात एक ही है। तो √ का मतलब होता है 1/2 और कुछ नहीं है तो मतलब है 1। √ का मतलब है कि पावर कितनी है उसकी, 1/2। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये ई चल रहा है सब जगह, क्या चल रहा है ई, तो भाई 1/4πε0 के ऐसे ही रिया Q, और ये देखो R² + L² ऐसे ही, पावर कुछ नहीं है तो 1, ऊपर क्या है 2L, 2 की गुणा L से कर लो,
और जब मैं अंडर रूट नहीं लगाना चाह रहा तो अंडर रूट की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। मैंने बताया कि भाई अंडर रूट लगा दो या अंडर रूट की जगह पावर 1/2 लिख दो, बात एक ही है। अब बच्चों मैं तीसरा पेज लेने जा रहा हूँ, आर्टिकल थोड़ा लंबा हो जाए तो देखो बच्चों, अब आप देखते रहना, यहाँ से हम आर्टिकल आगे का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के, ऐसे ही रहा। Q की गुणा 2L से करना तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2QL हो गया, 2QL। अब नीचे आ जाओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 1 को और 1/2 को जोड़ो। तो मैं देखो साइड में जोड़ के दिखा रहा हूँ, 1 को और 1/2 को जोड़। और कब जोड़ती हैं, ध्यान रखना बच्चों, जब बेस सेम हो, यानी कि नीचे वाली चीज़ जो बेस आधार है वो सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं, गुणा में जुड़ जाती हैं। तो ज़रा 1 को और 1/2 को जोड़ना, देखो 2 1 काम 2, ये 1 है और ये 1/2 जोड़ रहा हूँ, तो 2 1 काम 2, और ज़रा इसमें 1 जोड़ो, कितने हो गए 3, तो कितना हो जाएगा 3/2। दोबारा बता रहा हूँ, 2 1 काम 2 और 1 कितने होगा बच्चों 3, और नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है। अब आपको पिछली आर्टिकल में एक लाइन ध्यान होगी, क्या लिखवाया था मैंने कि यदि R इज ग्रेटर देन क्या L, यानी कि R जो है बहुत बड़ा है किससे, L से। R जब बहुत बड़ा है L से तो L क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब बहुत छोटा का मतलब है L को हम नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नगण्य, मतलब कि L भाई 0 है। तो यहाँ पे L की जगह आप क्या लगा दोगे, 0। उससे पहले भी आप एक काम और कर लेना, देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, P बराबर क्या होता है 2QL। ध्यान करो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ाई थी, वो फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL। तो इस 2QL की जगह तो क्या लगा देना बच्चों, P लगा देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के। 2QL की जगह लगा दिया मैंने P, क्योंकि फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL। और नीचे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या लगाओगे आप, यहाँ पे लगाओगे 0। जब L की जगह 0 लगाओगे तो L तो ख़त्म, क्या बचा, आर स्क्वायर की घात 3/2 बची, नहीं बची, L तो ख़त्म, आर स्क्वायर की घात कितनी बची, 3/2, 2 से 2 कट गया। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के, और यहाँ P तो घात 2 से घात 2 कट गए, कितनी बची, केवल घात 3 बची। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के P/R की घात 3। लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, लास्ट में वही कि भाई वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू क्या लगा देते हैं, 1। K की वैल्यू 1 लगाने का मतलब है K यहाँ से हट जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 P/R की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो ये है आपका आर्टिकल वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं मानता हूँ कि आर्टिकल थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आर्टिकल है ना अब जो चल रहे हैं, आप सोचो कि बच्चों एक बार के देखने में समझ में आ जाए, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बार देख के ये आपके समझ में नहीं आएंगे। आप इन वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखो, तब जाके आपके समझ में आएंगे। और फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कॉल करके डिस्कशन कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा मैंने करा क्या है। लेकिन वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है अच्छे समझाने की, ठीक है। तो आप इन आर्टिकल की वीडियो 2-3 बार कम से कम देखना, ठीक है, तभी आप पॉसिबल है कि आपके समझ में आए। और चित्र थ्योरी वगैरह जैसे मैं बोलता हूँ वीडियो में, आप पॉज करके वीडियो को बीच बीच में रोक कर लिख लिया करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट करते चलिए, क्योंकि कभी कभी तो मुझे ध्यान रहता है चित्र भेजने का, कभी कभी नहीं रहता ध्यान। तो आप अपने जो है वीडियो में सब कुछ करा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो वीडियो में छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सही से अपना काम करिए, ठीक है। आपको इसकी जिम्मेदारी स्वयं रखनी है बच्चों, ठीक है। आप खुद अपनी पढ़ाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो ध्यान रखना दूसरा आपकी पढ़ाई का ध्यान नहीं रखेगा। और दूसरी बात, जितना सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं, अवनीश या जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अतुल, अंकित, हर्षित, जो भी हैं, तो जब वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी तो उनकी भी चल रही है, ठीक है ना। तो छुट्टी में जब वो आपके लिए पढ़ा रहे हैं तो यार आप भी तो पढ़ो ना, उनकी मेहनत वो करो, ठीक है। उनकी मेहनत का अच्छे से बोल निकालो परिणाम,
ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे निकालेंगे, और इसका मात्रक सबको पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब मैं आपको बीमा निकाल कर दिखा रहा हूँ, इधर निकाल के दिखा देता हूँ बीमा में। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक है, निकालते हैं। चलो, फॉर्मूला था F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्या था भाई, Q1 Q2 अपॉन R², ये था, ठीक है ना। मात्रक से कैसे निकालेंगे और फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, दोनों से बात एक ही है। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो, मैंने बता दिया जो 4 है इसकी कोई बीमा नहीं होती है, कोई बीमा नहीं होती है, तो इसे यहाँ से ख़त्म कर दो। अभी एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है तो F ऐसे ही रहा, इस R की गुणा F से करो, FR² बराबर में 1/, एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा, Q1 Q2 मतलब दोनों Q में बात एक ही है। गुणा की चीज़ आपकी कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी, तो FR² और ये Q1 Q2 कहाँ जाएंगे, आपके नीचे, बराबर में बचा 1/, एप्सिलॉन नॉट बचा। मुझे एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है, ना कि 1/, एप्सिलॉन नॉट की। तो आप इसे पलट लो, जब इसे पलटेंगे तो इधर वाला ही पलट जाएगा, Q1 Q2 ऊपर और FR² नीचे, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर। यहाँ तक ठीक है बात। अब करो, देखो भाई ये Q है, आवेश की बीमा क्या होती है अभी आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर IT, पढ़ा या नहीं पढ़ा। Q ऐसे ही, देखो आई धारा के लिए ध्यान रखना है A लगाते हैं, ये बात मैंने अभी तक नहीं बताई। धारा के जैसे आपको पता है दूरी के लिए L लगाते हैं, द्रव्यमान के लिए M लगाते हैं, समय के लिए T लगाते हैं, उसी प्रकार I यानी कि धारा के लिए क्या लगाते हैं A, और समय के लिए तो क्या लगाते हैं T। तो Q की बीमा हो जाएगी आपकी AT। क्या हो जाएगी Q की बीमा, AT। आवेश की बीमा होती है AT। तो बच्चों Q1 की जगह भी AT लिख लो, Q2 की जगह भी AT लिख लो, और नीचे बल, F क्या है, बल है, बल की बीमा क्या होती है, MLT-2, और दूरी L, दूरी है, R क्या है, दूरी की बीमा क्या होती है, L। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा। एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं, Q बराबर IT, Q की बीमा निकालने के लिए I क्या है, धारा को A से रिप्रेजेंट करेंगे बीमाओं में, और समय के लिए T आ गया, तो आवेश की बीमा आ गई AT। तो देखो यहाँ पे दो आवेश देख रहे हैं, पहले की जगह भी AT लिख लिया, दूसरी की जगह भी AT लिख लिया। F क्या है, बल की बीमा होती है MLT-2, और ये R क्या है, दूरी की जगह L, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर में एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहे। अब जरा करो गुणा, A की A से गुणा होगी क्या होगा, A², T की T से होगी क्या होगा, T², नीचे M ऐसे ही दिया, ये L 1 है, ये L 2 है, तो कितने होगा, L की घात 3 और T की घात -2 ऐसे ही रहने दो, बराबर में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा इधर देखो, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही दिया आपका, A² ऐसे ही दिया, T² ऐसे ही दिया। ठीक है, ये सब नीचे वाले ऊपर जाके रुक जाओ, थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही दिया, ये A² ऐसे ही दिया, T² ऐसे ही दिया। ठीक है, अब ये नीचे वाले सब ऊपर जाके काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। M ऊपर आके माइनस का हो गया, L ऊपर आके माइनस का हो गया, और जो T माइनस का था ये ऊपर आके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात। अब देखो जरा, देखो M की घात है -1, L की घात है -3। ठीक है, और आपका क्या है, देखो बच्चों T 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो T की घात हो गई 4 और A की घात हो गई 2। तो आपकी इसकी बीमा निकल के आ गई M-1 L -3 T की घात 4 A²। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये बीमा सही है या नहीं है। ठीक है, निकाल के दिखा दिया मैंने, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बच्चों बीमा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरह से ही आप निकाल लेना, फिर भी समझ में नहीं आई तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में दोबारा निकल के दिखा दूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। आधे घंटे की लगभग वीडियो हो चुकी है ये, और आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लेना। अब मैं आपको एक बार क्रम से लगा कर दिखा देता हूँ कि मैंने आज क्या क्या करा है। देखो बच्चों, पहला पेज ये है, मैंने यहाँ पे आर्टिकल की हेडिंग डाल रखी है, चित्र था, समझाया था। पहला पेज ये आ गया था।
फिर उसके बाद आपका दूसरा पेज ये आ गया था, 2 हो गए। फिर आपके बाद तीसरा पेज ये आ गया था, और जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे निकल के बता दी थी। ठीक है, तो आप ये आर्टिकल अच्छे से करना। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार।